वेलकम टू राजस्थान जी की ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जी की ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान सामान्य ज्ञान का पशु परिचय भर्ती स्पेशल 41वां मॉडल पेपर है और बहुत ही शानदार तरीके से ये अपना 41वां मॉडल पेपर आपके लिए हाजिर हो चुका है। ठीक है, अगर आपने 40 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के जरूर देखना। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर दोस्तों, मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं कि इनसे बाहर अगर कोई प्रश्न चले जाए तो मेरी गारंटी है राजस्थान जीके के अंदर। ठीक है, गारंटी तो क्या है कि मतलब आप देख सकते हो कि यानी कि लेवल प्रश्नों का देख सकते हो और उसी लेवल के अनुसार अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना है। ठीक है, देखते हैं ये 41वां मॉडल पेपर है। 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं इस मॉडल पेपर के अंतर्गत। देखते हैं आपके 40 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हो। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो की क्वालिटी देखकर आप ऐसा अंदाजा मत लगाना कि मतलब ये तो ऐसे ही वीडियो है। ठीक है, देखिए टाइपिंग नहीं कर सकते अपन, तो इसलिए मैं डायरेक्ट फोटो खींच करके फिर उसकी पीडीएफ बना के फिर आपके पास ये वीडियो अपलोड करता हूं। ठीक है, और टाइपिंग में बहुत सारा समय बर्बाद होता है और मुझे इतना टाइम भी नहीं है कि मैं टाइपिंग करके फिर आपके पास वीडियो प्रस्तुत करूं। बात वही है टाइपिंग और एक आदमी बंदा कोई आपके लिए वीडियो बना रहा है और एक टाइपिंग करके बना रहा है। ठीक है, तो उनमें दोनों में फर्क क्या है कि जो टाइपिंग करके बना रहा है या तो उसके पास टीम है या फिर उसके पास भरपूर्वक समय है। ठीक है, और वो अपनी वीडियो को अच्छा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। और दूसरा बात कि किसी के पास टाइम नहीं है और वो बिना टाइपिंग के भी इसी तरह से आपको मेरी तरह कोई वीडियो बना रहा है, तो उसकी भी वीडियो को आप थोड़ा बहुत देखा कीजिए दोस्तों, क्योंकि हर कोई व्यक्ति हर तरह से संभव नहीं हो सकता। उसको किसी भी प्रकार के बहुत सारी काम होते हैं, जैसे भी बहुत सारे काम है। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा टाइम वगैरह थोड़ा कम मिल पाता है, इसलिए मैं आपके पास डायरेक्ट ये ऐसी वीडियो बनाता हूं। ठीक है, नहीं मेरे को कोई टाइपिंग करने में जोर नहीं आता। ठीक है, बस उसमें समय की खपत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो नॉलेजेबल वीडियो है उनको थोड़ा ध्यानपूर्वक अगर आप देखो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, खैर नहीं आपकी एज है, आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बैराट, जिसको अपन विराटनगर के नाम से भी जानते हैं, जयपुर के पास है, लेकिन अब ये कोटपुतली बैरोड के पास आ चुका है। ठीक है, चलिए बैराट जयपुर के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर दो खालिस्तान शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज किसने की? यानी कि दो शिलालेख थे, उनकी खोज किसने की थी? तो ये जो खोज की थी शिलालेखों की, वो खोज की थी बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। तो दो अशोक शिलालेख, ठीक है, दो अशोक के शिलालेख थे। यहाँ पे खालिस्तान में अशोक आ जाएगा। अशोक शिलालेख, जिसको बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख के नाम से जानते हैं, उनकी खोज की गई थी। ठीक है, यहाँ पे भीम जी की डूंगरी में। इस प्रकार से प्रश्न पूरा होता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है साथियों, और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एक बार देखिए, एक मिनट। हाँ, तो दूसरा प्रश्न है कि लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह निम्नांकित में से किस युग से संबंधित है? तो लूणी घाटी जो डीडवाना में है और बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है और यह निम्नलिखित में किस युग से संबंधित है? यानी कि एक सभ्यता स्थल है और वो किस युग से संबंधित है? लूणी घाटी की डीडवाना के आसपास है वो और बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित है। तो वो सभ्यता किस समय की है? तो वो सभ्यता मध्य पुरापाषाण युग की सभ्यता है। ठीक है, और उसका नाम आप नीचे कमेंट करके बताओगे वो कौन सी सभ्यता है। ठीक है, जो लूणी घाटी, लूणी जो नदी है उसके किनारे है। तो आप सबको हिंट भी मिल चुका है कि लूणी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए तीसरा प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो सिसोदिया वंश के पूर्वज इनमें से कौन सा आ जाएगा? भाई राणा उदय सिंह फर्स्ट ये सिसोदिया वंश के पूर्वज नहीं थे, राणा प्रताप भी नहीं थे, राणा कुंभा भी नहीं थे। सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे कौन बने थे? हम्मीर, राणा हम्मीर बने थे सिसोदिया वंश के पूर्वज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दिवेर या दिवेर की लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई थी? तो दिवेर की लड़ाई आप सबको पता है दोस्तों, ये अपने राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ी गई थी दिवेर का युद्ध। और ये कब हुआ था? नीचे कमेंट करके बताओ कि कब हुआ था ये दिवेर का युद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सवाई माधो सिंह के सिवाड़ गांव में स्थित घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन से नंबर का ज्योतिर्लिंग है? वो भगवान शिव का दोस्तों आपको बता दूं 12वां ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, 12वां ज्योतिर्लिंग है
घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित है। ठीक है, और वो घुश्मेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और वो भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, चलिए अगला है छठा प्रश्न कि बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो साथियों, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण आपको बता दें, ये अपने राव राजा बेर सिंह के द्वारा, जी हाँ साथियों, राव राजा बेर सिंह के द्वारा बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। आप सबको तो पता है कि भाई तारागढ़ किला कहाँ पे है, तो बूंदी में है और एक अजमेर में है। लेकिन आपको बूंदी वाले किले का पूछ ले भाई किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, तो आपको ज्यादातर बच्चों को याद नहीं रहता, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये राजा बैर सिंह के द्वारा करवाया गया था, राव राजा बैर सिंह। चलिए अगला है कि लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो गोगा मेड़ी आप सबको पता है हनुमानगढ़ जिले में है। अगला है झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। तो झालावाड़ शैली की जो राजपूत पेंटिंग है वो किसका हिस्सा हो सकती है। तो झालावाड़ किस किस क्षेत्र में आता है आप बताओ भाई। हाड़ौती में है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये सब हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं, मुझे तो लगता है बिल्कुल हाड़ौती में आते हैं। ठीक है, अगला है मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है। तो गैर लोक नृत्य आप सबको पता है भाई कब किया जाएगा। गैर बताओ बताओ, गैर होली पर किया जाएगा कि नहीं, सही है, बिल्कुल बिल्कुल होली पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले बताओ, आप बताओ सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। बिल्कुल जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन के द्वारा तो किया गया था, है ना। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो भवाई शैली में लिखा गया नाटक है, और वो भवाई शैली में लिखा गया नाटक है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, और वो नाटक कौन सा है बताओ भाई बताओ, सबसे पहले आप बताओ कौन सा आ जाएगा। है अजंत सुंदरी, नहीं नहीं नहीं, मैना सुंदरी भी नहीं, ठीक है, राजधर भी नहीं, जैम जश्मा ओडन, जश्मा ओडन ये क्या है, भवाई शैली का एक नाटक है, ठीक है, जो राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अभी भी है कह रही है प्रसिद्ध। रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को प्रसिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल ये बताओ भाई आप तो, ठीक है, इसके बारे में बताओ कि जो रणकपुर का जो जैन मंदिर है जो पाली में है वो किस तीर्थंकर को समर्पित है, जैन के किस तीर्थंकर को समर्पित है वो, और वो अपने हैं ऋषभनाथ, जी हाँ ऋषभनाथ तीर्थंकर हुए थे, उनको ये समर्पित है रणकपुर का जैन मंदिर। ठीक है, अगला है निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन सा राजस्थान से संबंधित है। तो निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध है, तो गजल गायक कौन है भाई, बताओ बताओ बताओ, सबसे पहले बताओ। ये भाई शायरी वायरी करते हैं ना तो उनको तो पता होगा, जगजीत सिंह, बिल्कुल जगजीत सिंह है ना, ये अपने राजस्थान के प्रसिद्ध गजल गायक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाले जयपुर का राज्य का शासक कौन था। तो जयपुर का शासक उस समय 1818 का जिसने अंग्रेजों के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वो कौन था, जयपुर कौन था। क्या सवाई जगत सिंह था क्या, याद करो, क्या यही था क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर यही था सवाई जगत सिंह। अगला बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे। तो बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन हो सकते हैं आप बताओ, जल्दी से बताओ जल्दी से। क्या नैनूराम हो सकते हैं, क्या नैनूराम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान कितने चरण में एकीकरण से संबंधित प्रश्न है, बता सकते हो, बिल्कुल 7 चरणों में होता है। कितने, 7 चरणों में। कितना सरल प्रश्न है, इस तरह से प्रश्न आएंगे, हार्ड प्रश्न भी आएंगे, सरल प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, हार्ड प्रश्नों में घबराना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होगी, उसमें आपको कम से कम नेगेटिव अंक अर्जित करने हैं, यानी कि कम से कम आपको नेगेटिव सोचना है। ठीक है, यानी कि कम से कम उनसे बचना है, तब जाकर सिलेक्शन होगा। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी। तो अंजना देवी चौधरी आएगा या फिर सरला देवी चौधरानी, बताओ 17वें प्रश्न का आंसर आप बताओ। बिल्कुल अंजना देवी चौधरी आएगा, शर्म तो सरला देवी चौधरानी का नाम पहली बार सुन रहे हैं, इसको काटो कहां से आ गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक ही आंदोलन के नेता कौन थे, बताओ भाई एक ही आंदोलन के नेता कौन हो सकते हैं। तो भाई मोतीलाल तेजावत आएगा या मोहनचंद करमचंद गांधी। सर मोहनचंद करमचंद गांधी का यहाँ से क्या लेना देना, ठीक है, गांधी जी कोई लेना देना नहीं दास्तान से, सिर्फ अपने तो ये है मोतीलाल तेजावत, ये अपने एक ही आंदोलन के नेता थे। ठीक है, अपने तो यही गांधी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है खालिस्तान अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्र उस्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी कि उस्ता कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, क्या जोधपुर आएगा या फिर बीकानेर का। चलो इन दोनों में से आएगा, बताओ कौन सा आ जाएगा, जोधपुर या बीकानेर। बिल्कुल बीकानेर,
सर बीकानेर तो है, उस्तकला की प्रसिद्ध बीकानेर आ जाएगा। ठीक है, तो बीकानेर अपने बहुआयामी, अगर अपने जो खालिस्तान को रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो इसमें फिट बैठ रहा है कि बीकानेर अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों, उस्ताकला जिसको ब्रैकेट में उस्ताकला कहते हैं, के लिए विश्व प्रसिद्ध है बीकानेर। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भर्तृहरि मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? सबको पता है अलवर जिले में लगता है भर्तृहरि जी का मेला। ठीक है, पांडुपोल जी का मेला अलवर में, नारायणी माता का मेला अलवर में, भर्तृहरि जी का मेला अलवर में। ठीक है, ये नीलकंठ महादेव मंदिर सरिस्का अभ्यारण्य ये भी अलवर में है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं अलवर में है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? बताओ बताओ कौन से की साझा नहीं है भाई? पंजाब की लगती है, हरियाणा की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, दिल्ली कहां से आ गया? दिल्ली की कोई सीमा नहीं लगती। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न है, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो बनास बेसिन है वो राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बताओ बताओ, आप बताओ, इसका आंसर तो आप बताओगे। अरे पूर्वी मैदान का हिस्सा है यार, पूर्वी मैदान कहाँ भूल रहे हो? ठीक है, बनास बेसिन अपने पूर्वी मैदान भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। ठीक है, चलिए चलो आप तो ये बताओ कि पंचपंद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो पंचपंद्रा कहाँ पे आ जाएगी? बताओ बताओ। चूरू, भीलवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर। बताओ बताओ। पंचपंद्रा, अरे बाड़मेर आएगी, चूरू आएगी? आप बताओ। चलो बाड़मेर आएगा, चूरू आएगा? तो बाड़मेर तो आएगा, चूरू में कहाँ पे है यारो? पंचपंद्रा कहाँ पे है? बाड़मेर में है। ठीक है, चलो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? ऐसी कौन सी है? रूपारेल हमारे हमारी नदी है रूपारेल। ठीक है, रूपारेल नदी यानी कि हमारे गांव से ज्यादा 23 किलोमीटर दूरी पर है रूपारेल। ठीक है, तो रूपारेल हमारी गांव की है, ये तो बहती है भाई राजस्थान से। ठीक है, क्यों मैं राजस्थान गई हूँ। ठीक है, और बताओ बताओ कौन सी नहीं बहती? अच्छा कौन सी नहीं बहती इसके बारे में पूछ रहा है ना, तो भाई रूपारेल बहती है, माही भी बहती है, अपनी लूनी बहती है, लेकिन ताप्ती नदी कहाँ राजस्थान में बहती है यारो? ठीक है, चलो काटो। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु किधर पाई जाएगी? बताओ बताओ। पश्चिम राजस्थान में पाई जाएगी या फिर उत्तर पूर्वी राजस्थान में पाई जाएगी? पश्चिम में या फिर उत्तर पूर्व में? पश्चिम में या फिर उत्तर पूर्व में? आप बताओ इसका आंसर है। अरे सर ना ही पश्चिम में पाई जाएगी ना ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाएगी, यह सबसे उत्तरी क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है, ये कहाँ पे? सबसे उत्तरी क्षेत्र में पाई जाएगी एडब्ल्यू। ठीक है, जहाँ पे अपनी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ ये है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? इसके बारे में आपकी बात करें तो लाल दोमट अपने सिर्फ और सिर्फ बांसवाड़ा में, कहाँ पे? झालावाड़ नहीं, बांसवाड़ा में पाई जाएगी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा तो उदयपुर में होगा ना। ठीक है, उदयपुर में ही तो वन आच्छादित क्षेत्र। ठीक है, उदयपुर में। ठीक है, लेकिन फिलहाल प्रतापगढ़ और अलवर भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड करौली जिले में स्थित है? तो करौली में कौन सा है भाई? बंद बारेठा ये करौली में नहीं है, बंद बारेठा तो करौली में नहीं है। ठीक है, लेकिन कैला देवी जरूर है। ठीक है, चलिए अगला है, खालिस्तान है और सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुए देखने के लिए लोकप्रिय है। तो कौन सा है वो जयपुर में है? वो कौन सा आ सकता है? झालाना या फिर माचिया? आप बताओ बताओ, झालाना है माचिया? झालाना आ जाएगा। ठीक है, झालाना सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुए देखने के लिए लोकप्रिय है। ठीक है, तो राइट आंसर झालाना। अगला बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा राजस्थान का राजकीय पशु है? बताओ बताओ राजकीय पशु। रोहिड़ा और रे सबके मतलब तितर बितर हो गए, मतलब मन गदगद हो गया, रोहिड़ा का नाम आती है। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी लॉन्च की है? बताओ बताओ कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है और उसका नाम है राजवायु। राजवायु में अपन अपने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं राजवायु एप्लीकेशन की मदद से। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? अधिक जुताई, अधिक चराई, जैविक खेती, अधिक जनसंख्या भी है, जैविक खेती भी है, अधिक चराई भी है। तो कौन सा कारण नहीं है? तो शायद यही कारण आ जाएगा। अरे अच्छा, मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है तो मरुस्थलीकरण का कारण भाई अधिक जुताई भी मरुस्थलीकरण का कारण हो सकती है भाई। अपन काटेंगे पहाड़ वहाड़ को तो मतलब कि मरुस्थल में बदलेगा बिल्कुल। अधिक चराई मतलब कि ज्यादातर अपन पशुओं को उसी में ही चराएंगे, मतलब खुले में चराएंगे तो वो पशु धीरे धीरे सभी वनों को नष्ट कर देंगे, बिल्कुल अधिक चराई भी है। अधिक जनसंख्या भी बिल्कुल। लेकिन जैविक खेती तो अपन कर सकते हैं यार, जैविक खेती में कोई बुराई नहीं है, ये मरुस्थलीकरण का बिल्कुल भी कारण नहीं है। जैविक खेती राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला है आईसीएआर द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत विभाजित किया गया है आईसीएआर के अकॉर्डिंग। तो कृषि जलवायु प्रदेशों की बात करें तो राजस्थान को कृषि जलवायु प्रदेशों में 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2019 का आंकड़ा है, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है आपके लिए, पशु परिचर वालों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान आपसे पूछ ले 2019 के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या बताना है भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बताना है। याद रखना, याद रखना, याद, एक बताना है। यानी कि एक मतलब एक ही बताना है, मतलब फर्स्ट बताना है। ठीक है, फर्स्ट पे है राजस्थान ऊन उत्पादन में। बाखड़ा नागल नहर परियोजना किन के बीच संयुक्त परियोजना है। तो बाखड़ा नागल परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है और आप सबको पता है और 3 राज्य कौन कौन से हैं। बिल्कुल आंख बंद करके इनका सही जवाब देंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। बाखड़ा नागल आते ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कर देना है। ठीक है, कंवर सेन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है, यानी कि आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंध लिया गया इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कंवर सेन लिफ्ट नहर किस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है, यानी पेयजल आपूर्ति कर रही है कंवर सेन वाली। तो भाई बीकानेर को कर रही है कंवर सेन वाली। ठीक, कंवर सेन की बदौलत ही ये आईजीएनपी बनी है राजस्थान। पहले इसका राजस्थान नहर परियोजना था, लेकिन बाद में इसका नाम आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंट, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जाखम बांध राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, चलो अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। भाई पावर की नाम आते तो पावर पावर कहाँ पे होगा, सूरतगढ़ में होगा ना, है सूरतगढ़ में नहीं है क्या पावर। अच्छा 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 अच्छा, पावर, थर्मल पावर की बात आ रही है भाई। सूरतगढ़ तो अपने श्रीगंगानगर में गया, तो नहीं नहीं, सूरतगढ़ खुद अलग हो गया, तो मतलब छाबड़ा आएगा इसमें। ठीक है, छाबड़ा राइट आंसर आ जाएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन छाबड़ा। कहाँ पे, छाबड़ा, छाबड़ा। ठीक है, चलो छाबड़ा इससे याद रख सकते हैं, मतलब बड़ा क्या हो, बड़ा छाबड़ा, बड़ा हो मतलब छाबड़ा, मतलब किसी चीज को रखने वाला। ठीक है, छाबड़ा। अगर निम्नलिखित में राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो एनएच नेशनल हाईवे कौन सा है सबसे छोटा। सबसे छोटा एनएच तो शायद 71 बी है। ठीक है, नेशनल हाईवे एक 71 बी है। ठीक है, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है। लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न, टंगस्टन सबसे ज्यादा नागौर में पाया जाएगा। ठीक है, नागौर में सबसे ज्यादा टंगस्टन पाया जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आने वाली भर्ती परीक्षा, बड़ी भर्ती परीक्षा होगी राजस्थान की सबसे बड़ी, शायद इस विभाग में सबसे बड़ी परीक्षा एक ही है, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 का। 2023 में नोटिफिकेशन आया था और 2024 के अंत में दिसंबर में इसकी एग्जाम होने वाली है, मतलब कि साल 1.5 साल तक इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। तो आपको बहुत लंबा समय मिल चुका है तैयारी के लिए, शानदार जी जान लगा के इस तैयारी को मेहनत करते रहिए, क्योंकि इसमें कक्षा 10वीं पास से लेकर के यानी कि पीएचडी धारक भी इसमें बैठ सकते हैं दोस्तों, कोई दो राय की बात नहीं है। लगभग बिना तो 17-18 लाख फॉर्म है, उनमें से आपको सेलेक्ट करने हैं लगभग 50 क्या मतलब कि लगभग 5,000 के समथिंग आपको लेने हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप कहाँ पे आपका स्कोर है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। ठीक है, कोई भी डाउट या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर हमें ये दिक्कत है, कौन सी बुक पढ़े, फलाना ढीका, जो भी आपके मन में जो भी सवाल उठते हैं वो आप बेझिझक कमेंट करके माध्यम में बता सकते हैं। मैं हमेशा कमेंट को देखता रहता हूँ कि किसकी क्या समस्या है, तो शायद मेरे अंदर जितनी भी गुणवत्ता है वो आपको मैं दे सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ।